कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्ति के भाव से तभी ओतप्रोत हो सकता है जब वो बीजेपी में आता है, उससे पहले वो राष्ट्रभक्त नहीं होता। हम अपने साथ जिसको जोड़ते हैं उसके अंदर ये भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं कि भारत माता की जय के नारे के साथ वो खड़ा रहे। और जो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाता वो राष्ट्रभक्त नहीं है। हम तो उसको नहीं मानते हैं। जो भारत को मां ना माने, भारत के प्रति भाव न रखे, वो राष्ट्रभक्त तो हो ही नहीं सकता है। आप ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं, लालच देते हैं, तमाम तरह के साम दाम दंड भेद अपनाकर आपको जो लगता है कि इसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी ठीक है, ये आपका एक सेट डिजाइन है। पहली बात तो विश्वास कर दूं, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर डरने वाला राजनीतिक कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। अगर किसी के दामन में दाग नहीं है तो उसे दुनिया कोई ताकत डरा नहीं सकती। 2027 के लिए आप कॉन्फिडेंट है? 2027 में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। विधानसभा गैरसैंण एक निर्णायक मुद्दा होगा 2027 के चुनाव में। देखिए, हर चुनाव में गैरसैंण मुद्दा रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि इस बार नहीं होगा। हर बार वो मुद्दा रहा है, लेकिन अभी हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर गैरसैंण के अंदर जो स्ट्रक्चर खड़ा होना है उसमें समय लगने वाला है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को टिकट देने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों को प्राथमिक टिकट भी दिया है, उनको जिताया भी है। 5 विधानसभा चुनाव हो गए, मैं वो आंकड़ा लेके बैठा हूँ। 35 टिकट दिए अब तक। 35 ही कांग्रेस ने दिए। 35 ही कांग्रेस ने दिए, तो कैसे कांग्रेस महिला विरोधी हो गई? सुनो, लेकिन जिताए कितने कांग्रेस ने? अरे सर, वो तो जीत हार उसके हाथ में ऐसा थोड़ा तो है। नहीं होता है। अपने महिला कैंडिडेट को टिकट दे रहे हो, जिताओ तो सही। अब ये तो कोई पैरामीटर नहीं हुआ। हर बार की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की महिला ज्यादा जीती है, ये मैं भी कह सकता हूँ। तो हरक सिंह रावत मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे 40 तो टिप्स में गिना सकता हूँ। इस बार कांग्रेस 2.5 का अंक भी पूर्ण नहीं करेगी। आपको लग रहा है यूकेडी परफॉर्म करेगी इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सीट हो जहाँ यूकेडी कहे कि हम जीतने की स्थिति में। आज के दिन में नहीं, आज की तारीख में कोई सीट लग नहीं रही मुझे। मतलब यूकेडी कहीं नहीं है आप कह रहे? यूकेडी का कोई बढ़ता हुआ, अब काशीदा है, काशीदा की सीटी क्लियर नहीं हो पा रही, काशीदा लड़ेंगे कहाँ से? अगर यूकेडी के अंदर नेताओं की चर्चा करो तो काशी गेरी के अलावा कौन नेता है? नहीं, अभी एक यंग लड़का तो बहुत अच्छा कर। अरे कुछ नहीं यार, वो सोशल मीडिया में चीजें चली हो जाए, बड़ा हो जाए, कोई वैसे बनता नहीं है, लेकिन अच्छा, हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। पिछले दिनों ये घटनाएं बढ़ी हैं कुछ कालखंड में। अभी भालू का, सर्दियों में इस बार सर्दी का प्रकोप ही नहीं रहा, तो भालू जो सर्दियों में निंद्रा में होता था, उस बार वो निंद्रा में रहा, उसने बड़ा आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। आज के सोशल मीडिया के बाकी सब युग में इसकी गति और बढ़ती भी है, बढ़ी भी है। पहले हो सकता है इससे ज्यादा होते होंगे, वो आप दिखाई नहीं देते थे। आप ऋषिकेश एम्स की इंस्टीट्यूट बॉडी में भी हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये बना था एम्स, कम से कम हमारे लोगों को उपचार तो मिले। जितना उसका लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बीमार होता है। मैं बीमार व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता तो किस राज्य का कहाँ का है। हम भी दिल्ली, हमारे पेशेंट भी जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, हमको वहाँ भी सुविधा मिलती है। लेकिन ये सत्य है कि जिस भाव के साथ, जिस उद्देश्य से ऋषिकेश में एम्स बना था, अभी उस उद्देश्य की पूर्ति में हमको समय लग रहा है। अभी जो हमारे लिए चैलेंज है महेंद्र भट्ट जी, वो है परिसीमन। मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हर व्यक्ति को, वोटर कहीं भी रहे, लेकिन जिसकी किसान भाई है, गांव के अंदर उसका नाम दर्ज है, उसका घर है, उसे अपनी गणना अपने गांव में करानी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने गांव का जो आपकी खतौनी है, खाता भाई है, उससे उसका नाम कटे ना, इसके लिए जरूर प्रयास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट और पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए सर। ये आपके पास तो वैसे ही बहुत ज्यादा लोग हैं, अभी आप नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं। आज ही आपने कुछ महिला नेत्रियों को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो फिर आपके कार्यकर्ता तो बहुत निराश हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हमारा हिस्सा खाने के लिए देखिए बाहर से लोग लेके आए। देखिए, हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होता है जब बड़ी संख्या में परिवार बड़ा होता है, बड़ी संख्या में दूसरे दलों से लोग आते हैं, और जो लोग आते हैं उनको बेहतर रूप से जोड़ने का काम करते हैं। और वही कारण है कि एक कालखंड तो था ही ना, कौन था बीजेपी में, आखिरकार दूसरे दलों से बड़ी संख्या में लोग आए, बीजेपी के विचारों को समझा, बीजेपी कार्य पद्धति को उन्होंने समझा, और धीरे धीरे वो सारे के सारे लोग राष्ट्र के लिए जन जागरण में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रभक्त के भाव से ओतप्रोत होते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता बने। ऐसे इसलिए बड़ी संख्या में आना प्रारंभ हुआ। 20,000 से ज़्यादा मेंबरशिप तो हमने लोकसभा से पहले ज्वाइनिंग कराई, और आज भी हमारे 3,700 के करीब लोग बीजेपी के मेंबर बन चुके हैं, और आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है ना, आगे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसलिए बड़ी संख्या में लोगों का आना, हमारे दल के कार्यकर्ता इससे उत्साहित होते हैं, निराशा का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। दल बड़ा होगा
तो विचार बड़ा खड़ा होता है और विचार बड़ी संख्या में फैलता है, तो उससे देश को मजबूती मिलती है और पार्टी को मजबूती मिलती है। मुझे नहीं मालूम आपका ये आकलन आप मुझे बता रहे हैं जबकि असली आकलन आप जानते हैं, लेकिन मैं एक पब्लिक परसेप्शन आपके सामने रखता हूं और खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये कहना झंडे डंडे लगाएं हम, पार्टी का झंडा उठाएं हम, पार्टी के लिए लाठियां हम खाएं, पार्टी को बनाएं हम और फायदा उठाते समय किसी और को मिल जाए, ये आपके कार्यकर्ता की सोच है। कि ऐसा होता है कि जब दल बड़ा होता है, तो बड़ी संख्या में जब दूसरे दल के लोग आते हैं, तो कुछ लोगों के अंदर ही भाव खड़ा होता है। लेकिन जब उनको हम बताते हैं कि बीजेपी के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ता को हमेशा सम्मान मिलता है, हमारे स्तर पर सम्मान दिया गया है, इसलिए हम झंडा डंडा उठाते हैं। तो जब उनसे पूछा जाता है कि जो लोग पार्टी में आते हैं, बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, वो भी झंडा डंडा उठाते हैं, वो भी पार्टी के सब कार्यक्रम में भाग लेते हैं। सब प्रकार के कार्यक्रम की उनकी सहभागिता होती है, उनकी हिस्सेदारी होती है। और पार्टी में हमारा कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता जो महत्व वो अपने स्थान पर है, पुराने कार्यकर्ता महत्व को भी पार्टी कमजोर नहीं होती देती है। जितने भी नए लोग आते हैं, समय के साथ उनको आगे बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे, पहले तो व्यक्ति से जुड़ता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो व्यक्ति को जोड़ता है, फिर हम उसे संगठन से जोड़ते हैं, संघ से, संगम शरणम गच्छामी पार्टी के संगठन से जोड़ते हैं और धीरे धीरे आगे वैचारिक रूप से जोड़ते तो हैं। आपकी ये फिल्टर करने की प्रोसेस है। उद्यम शरणम गच्छामी के साथ जब विचारों से जुड़ता है, तो वो कार्यकर्ता बन जाता है। तो कार्यकर्ता, एक दिन पहले आया हुआ कार्यकर्ता भी वैचारिक रूप से बीजेपी से जुड़ने की स्थिति में खड़ा होता है, राष्ट्रभक्त के भाव से ओतप्रोत होता है, तो वो कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता कहलाता है। इसलिए पुराना कार्यकर्ता ही काम करता है ऐसा नहीं है, नया पुराना सब कार्यकर्ता मिलकर तो काम आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रभक्ति के भाव से तभी ओतप्रोत हो सकता है जब वो बीजेपी में आता है, उससे पहले वो राष्ट्रभक्त नहीं होता। ये हमारा विचार है। अरे आप थोड़ा सर्टिफिकेट देंगे किसी को राष्ट्रभक्ति का? नहीं, देखिए, हमारा विचार है, हम अपने साथ जिसको जोड़ते हैं उसके अंदर ये भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं कि भारत माता की जय के नारे के साथ वो खड़ा रहे, राष्ट्र को समर्पण का भाव खड़ा हो। इसलिए हमारी मान्यता है कि जो हमसे जुड़ता है उस व्यक्ति के भाव से जुड़ता है। और जो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाता वो राष्ट्रभक्त नहीं है। हम तो उसको नहीं मानते। जो भारत को मां न माने, भारत के प्रति समर्पण भाव न रखे, वो राष्ट्रभक्त तो हो ही नहीं सकता है। ये हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। इसलिए हमने कहा ना, हमसे जो व्यक्ति जुड़ता है उसके अंदर हम इस भाव को खड़ा करते हैं कि वो राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ विचारों से जुड़े, दल से जुड़े और राष्ट्र के लिए काम करे। तो महेंद्र भट्ट जी ये कह रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में कि जो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाता वो राष्ट्रद्रोही है। जो व्यक्ति भारत को मां नहीं मानता है, भारत माता के जयकारा का भाव जिसके हृदय में नहीं है, मैं उसे राष्ट्रभक्त मान ही नहीं सकता हूँ और ना मेरा विचार मानता है। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। भारत को माँ के रूप में मानना, भारत के प्रति समर्पण का भाव रखना, भारत के अंदर जिस पर कहीं कोई आक्रमण होता है उसके लिए संघर्ष के साथ खड़ा होना, भारत के विकास के लिए रात दिन प्रयास करना और भारत को परम वैभव के शिखर पहुंचाने का जो भाव है, उस भाव के साथ जो लोग खड़े होते हैं वही तो राष्ट्रभक्त हैं। अब जो लोग, मान लीजिए अभी आप लोग सबको भर्ती कर रहे हैं और चुनाव के ठीक समय जब आप उनको टिकट नहीं देंगे वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो आपका फिल्टरेशन तो फिर खराब हो गया। तब तक वो राष्ट्रभक्ति में थे, जैसे ही वहां गए तो फिर वो भूल गए। देखिए, दल के अंदर जो व्यक्ति आता है, हमारा प्रयास होता है कि वो बीजेपी के संस्कार जोड़े। और मैं ये भी मानता हूँ, जो व्यक्ति बीजेपी छोड़कर जाता है उसकी गलती नहीं होती है, हमारी गलती होती है, उसे अपना नहीं बना पाते, हम विचारों से जोड़ पाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति दोषी नहीं है जो बीजेपी छोड़ रहा है, बीजेपी दोषी है, हम उस व्यक्ति को अपने विचारों से जोड़ नहीं पाए। और जब व्यक्ति जुड़ता है, ये ठीक है, राजनीति में महत्वाकांक्षा भी बहुत बलवती होती है, बिना महत्वाकांक्षा की राजनीति होती नहीं है। इसलिए जो सत्ता के लालच के साथ दल से जुड़ते हैं, सत्ता न मिलने पर या उनके स्वार्थ सिद्धि न होने पर पार्टी को छोड़ते हैं, वो देर सवेर फिर विचार करते हैं। और ये पहला दल है, इस दल से व्यक्ति छोड़कर जाता है तो कार्यकर्ता साथ नहीं जाता है, एक दिन आता है वही व्यक्ति पुनः वापिस आता है। तो ये विचारों का ही द्वंद्व, चाहे एक दिन के लिए आए चाहे 10 दिन के आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने के बाद उसके मन में से भाव जरूर आता है कि मैं ऐसे दल के अंदर जा रहा हूँ जिस दल का उद्देश्य भारत के समग्र विकास में अपना योगदान करना है। एक स्पेसिफिक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे यशपाल आर्या आपकी पार्टी में आए, आपकी पार्टी से मंत्री रहे, वो वापस कांग्रेस में चले गए। डॉक्टर हरक सिंह रावत आपकी पार्टी में आए, मंत्री बने, वापस चले गए। तो आप कह रहे हैं ये आपका फेलियर है, आप उनको अपना नहीं बना पाए। मैं कह रहा हूँ आज भी, मैं आज ही इस बात को कह रहा हूँ, ये ठीक है, उनके मन मस्तिष्क में आज क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूँ। हरक सिंह रावत तो बीजेपी से निकले हुए कार्यकर्ता रहे हैं। अब क्योंकि मैंने कहा कुछ कार्यकर्ताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती। नहीं, वो तो कहते मुझे घुटन होती थी।
अरे भैया, घुटन मंत्री रहते घुटन होती थी, पार्टी के संघर्ष करने में घुटन होती थी, राम जन्मभूमि आंदोलन में 25 दिन की जेल में रहे, वो घुटन होती थी। तो ये विषय आज आज कहने का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन सत्यता वही है कि बीजेपी के अंदर रहने वाला व्यक्ति जब बीजेपी छोड़कर जाता है, कुछ दिनों के बाद उसको महसूस होता है कि मेरे द्वारा क्या गलतियां हुई हैं, और समय आएगा, आप भी यही हम भी यही हैं, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर लंबे समय तक व्यक्ति, बीजेपी में आया हुआ व्यक्ति दूसरी जगह कितने दिन रहेगा, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप कह रहे हैं कि अभी उनके वापस आने की भी पूरी पूरी संभावना है। डॉक्टर हरक सिंह रावत आपकी पार्टी में वापस आ हरक सकते सिंह हैं? रावत जी कई दलों में गए हैं, अनेकों बार गए हैं, फिर तो मैं आपकी पार्टी में आ सकता हूं। अनेकों बार ऐसी चर्चा होती है। आपसे अभी चर्चा हो रही है इस बारे में? नहीं, मैंने कहा ना, अनेकों बार चर्चा होती है, चर्चा निर्णय करना। आप उनकी पार्टी में फूट डाल रहे हैं ये कह के? पार्टी में जब इस वक्त का विषय आता है तो हम चर्चा करते हैं। ये ठीक है, किस व्यक्ति को कब लेना है ये हम लोग विचार करते हैं। मैं आज की तारीख में ये नहीं कहूँगा कि हरक सिंह आना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं यथावत बनी रहती है, बट आपका ऑफर खुला है उनको, और उन्हीं लोगों के लिए होती है जो पार्टी छोड़कर जाते हैं। तो ऑफर उनके लिए पूरा है? नहीं, हमारी पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो विचार से जुड़ना चाहता है, पार्टी को मजबूत करना चाहता है, नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास के मॉडल पर अपना योगदान देना चाहता है, पुष्कर धामी जी के विकास के कार्यों में अपना योगदान देना चाहता है, ऐसों के लिए हमारे सबके लिए दरवाजे खुले। बट सवाल यह है कि आपके अपने लोग कहाँ खपेंगे? हमारे लोग पार्टी में ही तो हैं, कहाँ है? सब पार्टी में हैं। आप मंत्रिमंडल देख लीजिए, कांग्रेस के लोग चुटकी ले रहे हैं। देखो, सारे तो कांग्रेसी गोत्र के मंत्री बना दिए इन्होंने। ऐसा इनके पास मंत्री बनने लायक ही लोग नहीं थे। पहली बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं कि बीजेपी 1980 में बनी, उससे पहले जनसंघ था। बिल्कुल। जनसंघ के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता से पहले का राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो हमारे पास उतनी संख्या में लोग नहीं थे। दो से आपने शुरुआत हमारे की। 2 ही एमपी होते, 2 से हम आज पूर्ण सत्ता की ओर है। तो बड़ी संख्या में जब दूसरे दलों के लोग आए होंगे, हमने उनको अपने विचार का बनाया होगा, तभी तो सत्ता में आए हम लोग। इसलिए जो कार्यकर्ता दल के अंदर आता है, दूसरे पार्टियों से भी आते हैं, हम उनको भी अपना ही मानते हैं, अपना बनाते हैं और पार्टी में काम करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति आ गया, कभी कांग्रेस में था, अनेकों लोग थे, अनेकों लोग आज बीजेपी के अंदर अखिल भारतीय स्तर पर हों, चाहे हमारे प्रदेश स्तर पर, अनेकों लोग थे ना, कभी कांग्रेस में ही थे, कि कांग्रेस छोड़कर आए हैं, आज पार्टी के साथ हमारे साथ सहयोगी के रूप में। सर, आप जैसे नहीं होते और ना। ऐसा नहीं है कि बीजेपी, आप विधायक भी रह गए, आप स्टेट प्रेसिडेंट भी रह गए, आप अलग अलग संगठन के मोर्चे पे पदाधिकारी भी रह गए, आज आप राज्यसभा सांसद भी हैं। कितनों की ऐसी डेस्टिनी होती है? नहीं, देखिए, पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने वाले व्यक्ति को एक न एक दिन सम्मान जरूर मिलता है। ये ठीक है कि कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से हमको किसका प्रयोग कहाँ पर करना है उस दिशा में हम लोग काम भी करते हैं। कांग्रेस से आए हुए अनेकों लोग मंत्री बने, लेकिन आज वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। लंबे समय तक उनको तोलने के बाद ही तो पार्टी ने निर्णय किया होगा मंत्रिपरिषद में रखने का। लंबे समय तक मतलब? लंबे समय से मतलब कार्यकर्ता की पहचान करके पार्टी, उसके जो दूसरे दल से आए हुए कार्यकर्ता होते हैं उनको बीजेपी प्रति उनकी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए ये पार्टी निर्णय करती है। कोई सीधा आके थोड़ी मंत्री बना दिया जाता है। सीधे ही आके बने थे भाई? 2016 में टूट के आए, देखिए, 2017 में चुनाव हुए, सबके सब मंत्री बन गए। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाला व्यक्ति हमारा कार्यकर्ता होता है। आपकी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, आपका कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं करता? नहीं, आपका नजरिया हो सकता है, आपका नजरिया में हमारा कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर मंत्री क्यों बनता हो? हमारा संगठन भी स्वीकार करता है, कार्यकर्ता भी स्वीकार करता है, और अब सब लोगों को मंत्रिमंडल भी लेते हैं। सर, आपका डिजाइन है, आप डराते हैं, आप ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं, लालच देते हैं, तमाम तरह के साम दाम दंड भेद अपनाकर आपको जो लगता है कि इसकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी ठीक है, आपका एक ये आपका एक सेट डिजाइन है। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर डरने वाला राजनीतिक कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता है। अगर किसी के दामन में दाग नहीं है तो उसे दुनिया कोई ताकत डरा नहीं सकती। इसलिए आरोप लगाना कि आप डराते हैं तब आते हैं, तो डरा के क्यों आएगा? फिर तो प्रताड़ित होकर कौन व्यक्ति बीजेपी में आएगा? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो व्यक्ति आते हैं वो, मैंने आज की तारीख में 2 ही पक्ष बताया ना, नरेंद्र मोदी जी के विकास को मॉडल को अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज घोषणाएं, योजनाएं भाषणों में नहीं हो रही हैं, आज जब लोग आंखों से देखते हैं, और जनता का भी प्रेशर होता है। कोई जनप्रतिनिधि है दूसरे दल का, तो जब वो अपने क्षेत्र में जाता है तो क्षेत्र की जनता उसको प्रेशर मेंटेन करती है कि भाई जिस दल के अंदर विकास हो रहा है, जिस पार्टी के द्वारा विकास को गति मिल रही है, उस दल के अंदर तुम जाओ, और वो दबाव भी काम करता है। आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि टूट के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कोई अपनी मर्जी से आ रहे हैं। बट आपके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। आपकी एक एक कॉन्स्टिट्युएंसी से 5 से 7 लोग कैंडिडेट हैं 2027 के लिए। बात है। आप कैसे स्क्रूटनी करेंगे? हमारा दल, कितनों को संतुष्ट करेंगे? हमारा दल नेतृत्व विहीन नहीं है।
जो बड़ा दल होता है उसमें नेतृत्व खड़ा होना अच्छी बात है। हमारे यहाँ 5-5, 6-6 दावेदार एक विधानसभा के अंदर है, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं होती है। हम जीतने वाले का चयन करते हैं और बीजेपी के अंदर टिकट पहले से घोषित होता है कमल का फूल, हम सब लोग कमल को फूल को जिताने में लगते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति का भी टिकट व्यक्तिगत रूप से होता है वो कमल के झंडे को उठाने वाला कार्यकर्ता होता है, हर व्यक्ति उसके लिए काम करता है। बट प्रबंधन आप कर पाएंगे 2027 में? हमेशा आपके ही पास करते तो हैं। गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, मैं देख रहा हमेशा ही करते हैं भाई, पहली बात तो है नहीं। इतना बड़ा दल हो गया अखिल भारतीय स्तर पे, कितने लोग हैं आज दिल के अंदर, सर्वाधिक मेंबरशिप हमारे पास है, बड़ी संख्या में 20, मैंने कहा ना लोकसभा से 20,000 लोग दूसरे दलों से आए। अभी भी हमारी 3,000 से ऊपर की संख्या हमारी सदस्यता की हो चुकी है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। उनमें सामने से कैसे बना हम करना जानते हैं। और हमने कहा ना जिस व्यक्ति को हम जोड़ते हैं उसको पहले ही इस बात का संकेत देते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। टिकट स्वार्थ नहीं हो सकता, ठीक है, उसके बाद भी चीजें होंगी। आप संकेत कहाँ देते सर? आप लोग तो डराते हैं, फिर वही बात, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से डराते हैं, आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से डराते हैं, इनकम टैक्स से डराते हैं। बहुत ही, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो शुद्ध राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होगा, किसी भी दल में होगा, वो किसी भी दबाव में आने वाला नहीं होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। दबेगा तो वो जो चोर होगा, डरेगा तो चोरी करता है, और ऐसे लोग बीजेपी में लेते हैं ना हम ऐसे लोगों को। अब जैसे बद्रीनाथ में जो उपचुनाव हुआ उसमें जो कांग्रेस से आप कैंडिडेट लाए वो स्वेच्छा से थोड़ा ना आए थे? नहीं, ऐसा नहीं, स्वेच्छा से आए होंगे तभी तो बीजेपी में आए होंगे। ऐसा कौन आता है? एक सिटी का एमएलए अगर पार्टी छोड़ के आ रहा उनकी है, पत्नी जो जिला पंचायत में थी उनका गलत केस बात- था, गलत बात है। उस केस के दबाव में आपने उनको देखो ज्वाइन केस आज भी करवाया। चल रहा है, उनका तो आपने पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर दिया एक तरह से। आज भी कोई केस होता है तो केस कोई पार्टी ज्वाइन करके खत्म हो जाता है क्या? जो न्यायालय विचारने प्रश्न होते हैं प्रश्न खड़े रहते हैं, इसलिए उसको दृष्टिकोण वो नहीं है। सर उन्होंने उसका दृष्टिकोण ये होता है जो आपकी पार्टी में आता है उसका केस खत्म हो जाता है। मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल गिना सकता हूँ। पहली बात मैं इस पर कर दूं, आप न्यायालय प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई भी ऐसा न्यायालय का प्रकरण नहीं होता है किसी दल में जाके न्यायालय की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। सर आप कह देंगे हम चार्जशीट दाखिल ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी मैं आपको एक आंकड़ा दे सकता हूँ, विषय नहीं होता है। 193 लोगों के खिलाफ पिछले 10 सालों में ईडी ने केस दर्ज किए हैं, केवल 2 में कन्विक्शन हुआ है, झारखंड के 2 नेताओं के लेकिन ऊपर। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप चार्जशीट दाखिल करेंगे ही नहीं, ये विषय बनता ही नहीं है। अगर भारतवर्ष के अंदर न्यायपालिका के अंदर अगर लोगों की श्रद्धा है तो जिस दिन ये प्रश्न खड़ा हो जाए तो न्यायपालिका का विश्वास खत्म हो जाए। तो साक्षी नहीं है कह देंगी भाई, कल के दिन कह देंगे साक्ष्य नहीं है। सब रखना पड़ता है, साक्ष्य भी देना पड़ता है। आप न्यायालय गुमराह नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के अंदर जो प्रश्न खड़े होते हैं उन प्रश्नों को उत्तर देना ही पड़ता है, और जिन पे केस लगते हैं, मुकदमे लगते हैं, उनको अपनी पैरवी करनी पड़ती है। जो बात कांग्रेस पार्टी ने कल बहुत बड़ा एलिगेशन आप लोगों पे लगाया और उनका कहना था कि बीजेपी को हमारे पार्टी में डिफरेंसेस पे बहुत आनंद आता है, और अब देखिए इनके विधायक किस तरह से चिट्ठी लिख रहे हैं। उन्होंने अरविंद पांडे का जिक्र किया, तो आप कह रहे हैं कि साहब हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की भावना है, हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हम पार्टी विद द डिफरेंस है, फिर इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं मैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस पत्र को जारी किया, मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि अरविंद पांडे जी का पत्र होगा। जब तक अरविंद पांडे जी ये न कहें ये पत्र मेरा है, इसलिए इस पर मुझे कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है। कांग्रेस इस प्रकार के विषय को उठाकर पार्टी के अंदर एक प्रकार से भिन्नता का माहौल तैयार करने का प्रयास करती है। जो दल हमारा जो पार्टी है, हम इसको समझते हैं कि विषय क्या है। जहाँ तक अरविंद पांडे का विषय, अरविंद पांडे हमारे लंबे समय से हमारे विधायक हैं, बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको पता है कौन सी बात कहाँ कहनी है। ठीक है, कुछ जब परिवार बड़ा होता है, कुछ मन मस्तिष्क में प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों के स्थान पर रखना, उनको हमने अनेकों बार उस बात को कहा भी है। आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि उनको अपने विषय को ठीक स्थान पर रखना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से कांग्रेस उनकी पैरवी करे, ये कम से कम अरविंद पांडे को भी स्वीकार्य नहीं। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस उनको पूछ कर सकती है अपनी पार्टी में आने वाले समय में? मुझे नहीं लगता कि अरविंद पांडे कभी कांग्रेस में जाएंगे, ये कोई विषय नहीं है। और जाएंगे ये प्रश्न दूर दूर तक बनता ही नहीं है। नहीं, आप कुछ कहने वाले, अगर जाएंगे आप कुछ और कहने वाले थे। जाएंगे ये प्रश्न कभी बनता भी नहीं है। बट आपने उनको फोन नहीं किया, आप तो एक फोन में पूछ सकते थे आपने ये चिट्ठी क्या लिखी है करके। अरविंद पांडे जी जैसे कार्यकर्ता के बारे में पार्टी कभी विचार कर ही नहीं सकती है, पुराने कार्यकर्ता हैं। नहीं तो आपने एक फोन कॉल नहीं किया? आप स्टेट प्रेसिडेंट है, आप एक फोन कॉल करते, भाई ये चिट्ठी का सच क्या है मुझे मैं बताइए। अनेकों बार उनसे मिलता हूँ,
मेरी उनसे बातें होती है, मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनसे बातचीत होती है। 2 दिन से उनका स्विच ऑफ था, मैं बात नहीं कर पाया, कुछ हो सकता कहीं गए होंगे, लेकिन मैं जैसी बात होगी मैं उनसे बात जरूर करूंगा। आपसे बात नहीं हो रही लेकिन वो सबसे बात कर रहे हैं वहां पर। नहीं, मुझे लगता है 2 दिन से स्विच ऑफ है। अच्छा, आपने ट्राई किया 2 बार ट्राई किया है, उनका फ़ोन लगा नहीं। ओके सर, एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है जो हमारे स्टेट के लिए भी बहुत चिंता का विषय है कि हमें 14th में हमें नहीं मिला था। 15 फाइनेंस कमीशन ने हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया था और पता लगा 16 फाइनेंस कमीशन ने वो पूरा तरह से ख़त्म कर दिया है, मतलब वो मदी ख़त्म कर दी है। हमें 28,000 से ज़्यादा रुपया मिला था 5 साल में। 8,000 करोड़। हाँ, तकरीबन 28,000 करोड़ के आसपास, और वो अब हमें नहीं मिलेगा। तो सब लोग कह रहे हैं कि आप लोग ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते दिल्ली में? देखिए, ऐसा होता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राज्य की आर्थिकी के विषय को लेकर समय समय पर वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री चर्चा करते रहते हैं। जब इस प्रकार के विषय खड़े होते वो भी चर्चा का विषय बनते हैं। राज्य के अंदर मिलने वाला जो अनुदान है, उस अनुदान के बारे में भारत सरकार अनेकों राज्यों के बारे में अनेकों बार अलग अलग प्रकार का निर्णय करती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार उत्तराखंड राज्य के लिए कभी भी किसी भी अनुदान में कमी करने की स्थिति में नहीं होती है। अभी हमने चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, और पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हमको धनराशि मिली है। ये जो विषय है, ठीक है, विषय अभी संज्ञान में आया है, और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ प्रधान मुख्यमंत्री जी जब भी इस विषय को लेकर केंद्र में चर्चा करेंगे तो इस अनुदान की पूर्ति किस रूप में हो सकती है करने का प्रयास किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर सांसदों का भी तो अपना एक जिम्मा होता है ना। आप लोग भी तो इतने सारे सांसद हैं, सब मिलके वित्त मंत्री के पास जा सकते हैं। देखिए, आप हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखिए, डिजास्टर से हमें कितना नुकसान होता है, हमारे रेवेन्यूज कितने कमजोर हैं, आप ये देखिए। इन सब के आधार पर आप हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दीजिए। ऐसा है, हमारे सारे सांसद अपनी भावनाओं से भारत सरकार के वित्त मंत्री जी को अनेकों बार हम लोग विषय को रखते हैं, और जितनी बार हम लोग विषय रखते हैं उसकी हमको अनुमति मिलती है, हमको अनुदान मिलता है। इसलिए हम आज प्रश्न खड़ा करें संभव नहीं होता है। और एक ठीक है, एक विषय जब निकल कर आता है तो उसमें तो समय लगता है, उस चीज़ को हम करते हैं, लेकिन अलग अलग मदों में धनराशि देने की प्रावधान किया गया है। एक डायरेक्ट किसी एक मद विशेष पे कई बार अनुदान मिलता है, कई बार अनुदान रुकता है, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सब भिन्न भिन्न मदों में जब अनुदान आता है उसका लाभ हमको प्राप्त होता है। लेकिन आप मानते हैं कि ये मिलना चाहिए? हाँ, मतलब प्रिंसिपली, सैद्धांतिक रूप में आप ये मानते हैं कि नहीं बिल्कुल मिलना चाहिए? स्टेट के नागरिक के नाते मेरी भी डिमांड होगी कि जिस क्षेत्र का अनुदान लगातार उत्तराखंड को मिलता रहा है वो अनुदान हमको मिलते रहना चाहिए। उसके लिए हम कुछ पहल करनी होगी तो पहल भी करेंगे। ओके सर, मैं ये मानूं कि 2027 की तैयारी आपने शुरू कर दी, मिशन 2027? निश्चित रूप से हमारी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। हमने संगठन को बूथ स्तर तक के लिए मजबूत किया है। हमारे आज का प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। मंडलों के 304 मंडल, हमारे 304 मंडलों के हमारे ट्रेनिंग कैंप पूरे हो चुके हैं। पहली बार मंडल स्तर का कार्यकर्ता भी वैचारिक रूप से हमारा संगठित कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देगा। हमने बूथ प्रबंधन के तंत्र को मजबूती दी है। हमने SIR के विषय को लेकर एक BLA 2 को क्या काम करने हैं उसकी हमने ट्रेनिंग को दी है। अब हमारे जिला स्तर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, बाद में प्रदेश का ट्रेनिंग कैंप चलेगा। हमने हर दिशा के अंदर अपने संगठन ढांचे को चुनाव के दृष्टि से मजबूत करने का हमने काम किया हुआ है। वो क्रम हमारा चल रहा है, और 31 ये मई तक हमारे सारे वर्क कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा कार्यकर्ता तपाया कार्यकर्ता 2027 के चुनाव के लिए तैयार देखेगा। वो जो तपाया कार्यकर्ता है वो भी तो थोड़ा सा नाराज है इस समय। कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं होता बीजेपी के अंदर, कि नाराज का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। हमने अनेकों कार्यकर्ताओं को दायित्वधारी बनाया है, सरकार ने शामिल किया है, अनेक कार्यकर्ता जिला कमेटियों में नामित किए हैं। हमारे संगठन स्वरूप में हमने कार्यकर्ताओं को स्थान दिया है। अभी हमारे नगर पालिका नगर निगम के सभासद में नामित करने उस कार्य में हम लगे हुए हैं। अनेकों जिला स्तरीय कमेटियाँ हैं, जो सरकारी कमेटी उनमें हम कार्यकर्ता अपने एडजस्ट करने। हमारा एक एक कार्यकर्ता के बारे में हमारा स्पष्ट मत है कि उस कार्यकर्ता की योग्यता क्षमता के अनुसार उनको स्थान प्रदान कर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2022 में जब चुनाव हो रहे थे तो आपने कुछ लोगों को कमिटमेंट की थी, जिसमें रघुनाथ सिंह चौहान थे, बलवंत सिंह भौरियाल थे, एक और कई लोगों को आपने कहा था कि आप बस परेशान मत होइए, भाजपा के साथ लग जाइए, हम आपको बीजेपी कार्यकर्ता का नाम ले रहे हैं आप। ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं, अरे मार्गदर्शक कार्यकर्ता हैं भाई। बलवंत सिंह भौरियाल जी हमारे कितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बागेश्वर में। तो इसलिए क्या है कि वो तो पूरे बागेश्वर जिले की हमारी चिंता करने वाले कार्यकर्ताओं में। और एक सुरेश, आई थिंक एक मिस्टर गढ़िया हैं,
उनको भी कहा गया था कि हम आपको राज्य मंत्री का दर्जा देखिए देंगे। ऐसा किसी को पार्टी कहती नहीं है, सम्मान देने का विषय होता है। किसी को हम कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट पूरा न करे, बीजेपी के अंदर नहीं होता है। जिनके साथ जो कमिटमेंट हुआ होगा पार्टी उसको पूरा करती है और वो हम पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। तो अभी जो लोग आ रहे हैं उनके साथ आपका कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है। बस आप आइए और भारत माता की जय के नारे लगाइए। वो बीजेपी जिंदाबाद बोलिए, भारत माता की जय बोलिए और देश के विकास में मोदी जी के साथ सहयोगी बनिए। बस ये बिल्कुल तीन मंत्र आप उनके कान में पढ़ते हैं 3 मंत्र रहते हैं, 3 मंत्र के आधार पर लोग आते हैं। और कोई कमिटमेंट और नहीं। आश्चर्य की बात है, जिनको मैं फोन कर रहा हूँ वो मना नहीं करता, ठीक है वैसे कब आना है। हाँ। कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि बस मेरे कुछ बड़े नेताओं को फोन करना बाकी रह गया है, बाकी सब आने को तैयार बैठे हैं। तो आप भी माइंड गेम खेल रहे हैं कांग्रेस की तरह। नारी बंधन कार्यक्रम में आज जो 2 बहनों ने ज्वाइन किया है, एक मीना शर्मा है, कांग्रेस के टिकट पे लड़ी थी 2022 का चुनाव, हाँ चेयरमैन रही। लक्ष्मी राणा है, 2017 विधानसभा टिकट कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी और जिला पंचायत के अध्यक्ष रही। तो नारी बंधन अधिनियम को जिस प्रकार से कांग्रेस प्रचारित कर रही थी, उनकी महिला नेत्रियों ने उनका जवाब दे दिया है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे, कांग्रेस ने नारी बंधन अधिनियम को 2/3 बहुमत में पारित न करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। उसका एक उदाहरण आज लेकिन ये विधेयक तो जहां तक मेरी जानकारी है 2023 में पारित हो चुका था। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, आप तो खैर मीडिया जगत के बहुत प्रभावशाली व्यक्तियों में से आपका नाम नहीं, मैं आप जैसे सीनियर व्यक्ति से मैं इनलाइटेंड होना चाहूंगा। में जो विधेयक पारित हुआ है वो पारित है। उस पर 2026 की जनगणना के बाद परिसीमन के बाद आरक्षण देने की बात थी, वो भी आपने की थी। वो ठीक है सदन में पास हुआ, सर्वसम्मत से पारित हुआ। उसका पॉलिटिकल लाभ किसी को नहीं मिला और वही रहा कि बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, हम उस सीमा तक पहुंचे भी नहीं। तो आप कह रहे थे वो पॉलिटिकल लाभ के लिए किया गया था। नहीं था, मैंने कहा ना पॉलिटिकल लाभ महिला आरक्षण। तब तो ये आवाज उठी थी ना, विपक्ष ने कहा था इसको आप अभी लागू कर दीजिए, 2024 मैं क्या बोल रहा हूँ 2024 से लागू कर दीजिए। कि हमेशा क्या है, संभव ही नहीं होता है। 2026 में जनगणना जब बात आई थी तब जातिगत जनगणना का विषय नहीं था। जब जातिगत जनगणना का विषय आया तो जनगणना में समय लग रहा है। अभी भगवानों की जनगणना चल रही है, जो जातियों की जनगणना में समय लगेगा और 2029 में हम महिला आरक्षण देने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए इसको संशोधन विधेयकों सदन के अंदर लाए थे कि 2029 और उसके बाद के सारे चुनाव में इसको लागू किया जाए। इसलिए आवश्यक था कि 2029 के अंदर आरक्षण मिल जाए, इसका संशोधन था जिस संसद को कांग्रेस पारित नहीं होने दिया। यह कहते हुए कि आप सीटें क्यों बढ़ा रहे हैं, यह कहते हुए परिसीमन के आधार पर कि हमने भाई हर जगह की सीटें डबल कर दी थी, लोकसभा सीटें बढ़ा दी थी ना, दुगनी कर दी थी। हाँ तो ये तो पहले से तय नहीं था, पहले नहीं था, पहले तो इसी सीट पे है। फिर तो 2000 सर अगर आप देखिए मेरी बात पूरी हो जाए पहले। प्लीज सर। 2023 की जो पारित हुआ है उसमें सीटें बढ़ने का प्रावधान जन परिसीमन की बात था। 2026 की जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा, आबादी के आधार पर उतनी लोकसभा रहेंगी, उतनी विधानसभा रहेंगी, उनमें परिसीमन अभी भी यही है। अब नहीं है। देखिए अब क्या होगा? जो संशोधन हम लाए थे, सुन लीजिए पूरी बात। ये पैरामीटर चेंज हो गया। जो संशोधन हम लाए थे उस संशोधन हमने सीटें बढ़ाने की बात की थी। हमने कहा था उत्तराखंड के 50% सीटें आप बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की 8 लोकसभा होंगी, जहाँ 6 वहाँ 12 होंगी, तुरंत बनाया था। और ये इस आधार पर था कि 2029 में हम इसको लागू कर सकते हैं, करें। लेकिन 2029 में लागू तभी होगा जब ये विधेयक 2/3 से पारित होता है। हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप पूरा पैकेज लेके आए। अगर आप केवल 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आते तो हो सकता है आप उसके पीछे डिलिमिटेशन भी लेके ऑप्शन ही आते। है ना भैया। आपकी मंशा तो डिलिमिटेशन पारित कराने की दोनों थी। बातें थी ना, दोनों बातें थी। देखिए आखिरकार हम लोग छोटे राज्य के लोग हैं। अगर 5 के 8 MP होते तो गुनाह गलत हो रहा है क्या? क्षेत्र के विकास के लिए सीटें बढ़ती हैं। सर ये तो होनी चाहिए। एक आदमी 40 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 5 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 35 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक 8 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए उसको लागू किया करने की बात की गई थी और इसके लिए सहमति बनाने का प्रयास भी हुआ है। लेकिन क्योंकि महिला आरक्षण कांग्रेस चाहती नहीं थी, इसलिए कांग्रेस ने उसको 2/3 पारित होने से रोक दिया। अब दूसरी बात बोल रहा हूँ मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, उसके बाद कंप्लीट करिएगा। ठीक है, मैं आपकी बात सब मानने को तैयार। आप मुझे बताइए, जो कानून आपने पार्लियामेंट से 2023 में पारित किया, स्पेशल सेशन में जिस दिन वोटिंग होनी थी उसके पहले दिन रात को वो नोटिफिकेशन जारी होता है, ये क्या है? इन्हीं की नोटिफिकेशन जारी के एक दिन पहले क्या होता है? नोटिफिकेशन उस दिन क्यों जारी हुआ? तभी जारी कर देते 2023 में। मैं 2 साल तक आप नोटिफिकेशन अब मैं फिर बता रहा हूं। आपको किसी ने बताया होगा कि साहब आप बिल तो लागे, नोटिफिकेशन पहले का आपने जारी नहीं किया है। अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो हम संशोधन ला सकते थे। हाँ। संशोधन की आवश्यकता, वैधानिक कानूनी बाध्यता थी, वो करना पड़ता है।
लेकिन विषय जो मुख्य विषय था वो यही था कि 2026 के बाद हम चाहते थे कि 29 में रिजर्वेशन मिले, चाहे इतने में मिलता। नहीं तो इतने में तो आप 2024 में भी लागू कर सकते थे। नहीं हो पा रहा ना। 2011 का जब सेंसस ले रहे थे 2011 के संसद में 543 में लागू कर देते। जब 2023 का संशोधन पारित हुआ है, जिससे सर्वसम्मत पारित हुआ है, उसमें 2026 की जनगणना को आधार माना गया। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए 543 भी, मान लीजिए आपको ये सच बात नहीं है कि आप विपक्ष को महिला विरोधी दर्शाना चाहते थे और आप महिला प्रेमी दर्शाना चाहते थे अपनी इमेज के तौर पे। ये बात सच नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पीछे महिला वोट कंसोलिडेटेड था। उस कंसोलिडेशन को तोड़ने के लिए आपने ये पूरा व्यू रचना की और आप जानते थे आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है। ऐसा भट्ट जी, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई कानून बनता है उस कानून की प्रामाणिकता उसके लागू होने से ही तय हो पाती है। जब 2023 में 2026 की जनगणना को आधार बनाया गया, हम आज भी कह रहे हैं अगर जाति का जनगणना नहीं जोड़ी जाती तो शायद 29 का चुनाव फिर 2026 जनगणना के आधार पर हो सकता था। लेकिन जाति का जनगणना आने के बाद जनगणना में लगने वाला समय ही बाधक बन रहा था और इसलिए 2029 में भी हम आरक्षण देने की स्थिति में नहीं थे। सर मैं एग्री कर रहा हूँ, इसके लिए संशोधन लाना पड़ा। सर मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं एक और बात कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा बजट सेशन चला गया तब आपको ध्यान नहीं आया कि हमें महिला आरक्षण को लाना चाहिए? बजट सेशन में लागू हुआ। कहाँ बजट सेशन का? आपने तो स्पेशल सेशन बुलाया ना। नहीं सेशन नहीं था, फिर क्लियर कर रहा हूं मैं। बजट सेशन को बढ़ाया गया, बजट सेशन को आगे किया गया। ये विशेष सत्र नहीं था भाई साहब, फिर कह रहा हूं नहीं था, आप निकलवा लीजिए। ये बजट सेशन के अंतर्गत ही है, तभी कर लेते आप समझे नहीं? छुट्टी भी मिलती है सत्रों में। तो चुनाव के बीच में सत्र आगे बढ़ाया जाए। 2 राज्यों में वोट होने हैं। तो चुनाव था, 2 राज्यों में वोट होना है। बजट सत्र चल रहा था तो भी चुनाव था। केवल तो है क्योंकि उसके लिए थोड़ी सहमति बन जाए, सभी दलों से चर्चा वार्ता हो जाए, सहमति बनाने का प्रयास के लिए कुछ समय लिया गया था। सहमति नहीं बनी है तो तभी तो मंजूर नहीं हुआ। आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस महिला विरोधी है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, डीएमके महिला विरोधी है, टीएमसी महिला विरोधी है, तो इसका मतलब हम नहीं कह रहे हैं, आज मातृ शक्ति बोल रही है। ठीक है, मैं ये मानूं 2027 में भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को टिकट देने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों को प्राथमिक टिकट भी दिया है, उनको जिताया भी है। 5 विधानसभा चुनाव हो गए, मैं आंकड़ा लेके बैठा हूं, 35 टिकट दिए अब तक। हमने दिए हैं 5 विधानसभा कांग्रेस ने दिए, 35 ही कांग्रेस ने दिए, तो कैसे कांग्रेस महिला विरोधी हो गई? सुनो, लेकिन जिताए कितने कांग्रेस ने? अरे सर वो तो जीत हार उसके आप ऐसा तो नहीं होता है। अपनी महिला कैंडिडेट को टिकट दे रहे हो, जिताओ तो सही। हमारी आज भी 10% महिलाएं जीत रखी हमारी। अब ये तो कोई पैरामीटर नहीं हुआ सर। 35 आपने दिए, 35 उन्होंने भी दिए। समझे नहीं? उन्होंने जहां हमने महिला दी, ठीक है, पीछे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 35 टिकट हमने भी दिए हैं। 35 में हमने जिताने काम किया। हर बार की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की महिला ज्यादा जीती हैं, ये मैं भी कह सकता हूँ। इस बार आप 33%। सब देखिए, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो महिला आक्रोश ये सब आप कर रहे हैं, स्पेशल सेशन राज्यों में बुला रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और इनको वो करिए, वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाइए, लेकिन आप ये भी तो कहिए कि हम 33% अपने संगठन में देंगे। हाँ, देते हैं ना। हम 33%। कहाँ आपके संगठन में 33%? आप अपने संगठन की बात कर लीजिए। मेरे बीजेपी के अंदर 33% महिला आरक्षण तय है पार्टी की टीम में। नहीं तो आपकी टीम में कहा? मुझे 3 पदाधिकारी पूरी हमारी महिलाएं हैं। दीप्ति जी हमारी पदाधिकारी हैं, नेहा जोशी हमारी पदाधिकारी हैं, एक कुमाऊं हमारी बहनें पदाधिकारी, तीन महिला पदाधिकारी मेन बॉडी में। हमने सारे मोर्चों में महिलाओं को स्थान दिया, युवा मोर्चे बहनों को स्थान दिया। मैं कह रहा हूँ टोटल 33% है हमारे संविधान में। हाँ, आप कह रहे हैं, आप महेंद्र भट्ट जी की जो टीम है उसमें 33% महिला है। महिला पदाधिकारी हमारी टीम में है। हमको मोर्चे छोड़ दीजिए, मैं आपकी टीम की बात मेन बॉडी की बात कर रहा हूँ। अगर हम 33% नहीं देंगे, हमारी टीम मंजूरी नहीं होती। तो फिर आप 33% 2027 के चुनाव में ठीक है, टिकट दीजिएगा। 70 में से 33 वोट, 33 जो है, देखो 2 पक्ष होते हैं। 33% आप महिला को दे दीजिए। 2 पक्ष होते हैं। एक होता है वैधानिक व्यवस्था। वैधानिक व्यवस्था के आधार पर निर्णय करना एक बाध्यता के दायरे में आता है। दूसरा होता है चुनाव जीतना। आपका रिजर्वेशन अगर नहीं होता है तो हम चुनाव में जीत को आधार बनाते हैं। हमारी बहनों कार्यकर्ता जीतने की स्थिति में जाना होंगी, हम उनको टिकट देंगे। वो हमारा उसमें चुनाव में जीत हमारा लक्ष्य होता है। हमने केवल बहनों को देना और जीत नहीं दिया तो नहीं दे, फिर देना तो नहीं है। लेकिन वैधानिक व्यवस्था होती तो हमको देना पड़ता। अच्छा, ये जो पूरा, मैं कहूँगा जो पूरा एपिसोड हुआ है, जो आपने जो पूरी प्रयास किया है, इसका फायदा मिला आपको? किस चीज का? जो आपने विशेष सत्र बुलाया है, आरक्षण देंगे। क्यों नहीं भाई, देखो फायदा का विषय नहीं है।
आज उत्तराखंड ही नहीं, राजनीति बिना फायदे की होती है सर। देश के अंदर मातृशक्ति को इस बात का एहसास हुआ है कि मोदी जी जिसको चाहते थे उसको कांग्रेस ने उस पर पलीता पोता है हम्म। और अच्छा होता है। भाई देखिए 2023 का जब पास हुआ सभी दलों ने किया ना, सभी दलों ने किया, तो मोदी जी लाभ तो सबको मिला है, पॉलिटिकल लाभ। यह विधेयक भी पारित तो सबके लिए लाभ होता है, इस मोदी जी का अकेला लाभ क्या था? अगर सब लोग सर्वसम्मत से पारित करते लोकसभा के अंदर तो सब दलों का मिशन था, और सब दलों के मिशन में बीजेपी को क्या लाभ मिलता? अब लाभ मिलना ही मिलना है, क्योंकि अब इस बात का लाभ मिलना है कि हम चाहते थे ये नहीं चाह रहे, इसलिए इसका लाभ आज की तारीख में तो पॉलिटिकल लाभ मिलेगा बीजेपी को कि महिला आरक्षण के बारे में कांग्रेस ने जो हथकंडे अपनाए, टीएमसी ने जो हथकंडे अपनाया, उसका खामियाजा 4 तारीख को अब परिणाम मुझे दिखाई लगता है देगा। ये देश की महिलाओं के विवेक पे छोड़ देते हैं। देखिए देश की महिलाएं भी जानती हैं कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मातृशक्ति के सम्मान के लिए जितने कार्य मोदी जी के शासन में हुए हैं, चाहे 3 तलाक का विषय भी रहा हो, दूसरे धर्म के दृष्टि में कहूँ, तो हर जगह महिलाओं को सम्मान देने का मोदी जी ने किया है। और वो दिन भी दूर नहीं जब महिला आरक्षण का जो विधेयक है ये भी पारित होगा, और उसके लिए महिला मातृशक्ति कांग्रेस में दबाव बनाएगी और लोकसभा के अंदर 2/3 बहुमत से ही पारित होगा। लेकिन अभी जो हमारे लिए चैलेंज है महेंद्र भट्ट जी, वो है परिसीमन। आप भी जानते हैं कि जो पहला परिसीमन हुआ था, पहाड़ की 40 से 34 सीटें रह गई थी। इस बार वो और नीचे आ जाएंगी, वो हो सकता है 28 से 26 के आसपास आ जाए। ये आपका कंसर्न है? नहीं, देखिए ये चिंता का विषय है, और जब इस प्रकार का विषय निकल कर आता है तो हम लोग विचार करते हैं। अभी जनगणना चल रही है, तो मैंने जैसे अपनी जनगणना अपने गांव में कराई, और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि हर व्यक्ति को, वोटर कहीं भी रहे, लेकिन जिसकी किसान भाई है, गांव के अंदर उसका नाम दर्ज है, उसका घर है, उसे अपनी गणना अपने गांव में करानी चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड के दूर दराज के गांव को मिलने वाले लाभ से वो गांव वंचित न रहे। और इसके लिए एक आह्वान हम लोग कर रहे हैं। मैंने उसके लिए एक टीम मैं बनाने वाला हूँ, और मैंने कहा भी है कि एक बार सब जगह जाके जहाँ जहाँ हमारे प्रवासी लोग रहते हैं वहाँ जाएं और ये आह्वान करें कि जनगणना अपने गांव में कराएं। और मैंने मेरी गणना मेरे गणना मेरा गांव, इसका अभियान को हम लोग ले रहे हैं। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा है कि जब भी ये जनगणना हो तो गांव के प्रधानों का उससे पहले एक दिन का कोई बड़ी गोष्ठी या आपका वर्चुअली कोई संबोधन हो जाए, और ग्राम प्रधानों को कहा जाए जैसे तुम अपने चुनाव में लोगों को बुला कर मतदाता बनाकर वोटिंग कराते हैं, इस बार मतदाता विषय नहीं है, इस बार जनगणना विषय है। और आप लोग आग्रह करके गांव के जितने लोग उनको बुलाइए, और ये आवश्यक भी है। अगर गांव में जनगणना करते हैं, हो सकता है कि जनगणना के बाद जिसकी गणना गांव में ना हो उसका अपना गांव का हक ही समाप्त हो जाए, किसान भाई समाप्त हो जाए, उसका संबंध समाप्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तराखंड का मिलने वाला जो लाभ है, उससे जहाँ गांव लाभार्थियों से बचेगा, वहीं उस व्यक्ति को भी नुकसान होगा। इसलिए बहुत आह्वान के साथ गणना अपने गांव में कराएं। मतदाता व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, मतदाता का विषय आज की तारीख का नहीं बन सकता है। मतदाता गणना में अंतर होता है, गणना अपने गांव में कराए, इसके लिए एक आह्वान हम लोग करने वाले हैं, जिससे कि हमारी कम से कम उत्तराखंड के जो पहाड़ी भौगोलिक हिसाब से जिस भाव के साथ हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था, उस उत्तराखंड राज्य की परिक्रमा सार्थक रहे, इसके लिए आह्वान करने की आवश्यकता है। और मैं सभी जगह मैं अपील भी करता हूं, और सभी चैनलों के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा भी है कि इसके लिए आह्वान हमारा प्रश्न केवल पहाड़ का ही नहीं, मैदान में भी जो लोग दराई में रहते हैं, जिनका जो गांव अपनी गणना अपने गांव में करें, मैदान हो पहाड़ में हो, हर व्यक्ति को अपने गाँव का जो आपकी खतौनी है, खाता भई है, उससे उसका नाम कटे ना, इसके लिए जरूर प्रयास करें। आप ऋषिकेश एम्स की इंस्टीट्यूट बॉडी में भी हैं। एम्स ऋषिकेश के बारे में जब 2003 में इसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, और सब ये हेल्थ मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम एक एम्स उत्तराखंड को दे रहे हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमें क्वालिटी हेल्थ मिलेगा, उपचार अच्छा मिलेगा। बट अभी मैं देख रहा हूँ अपने पहाड़ के लोगों को वहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलता, बट बहुत दिक्कतें आती हैं। आप लोग कुछ ऐसा करिए जिससे कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये बना था एम्स, कम से कम हमारे लोगों को उपचार तो मिले। देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जितना उसका लाभ उत्तराखंड को मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बीमार होता है। मैं बीमार व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता तो किस राज्य का कहाँ का है। हम भी दिल्ली, हमारे पेशेंट भी जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, हमको वहाँ भी सुविधा मिलती है।
लेकिन ये सत्य है कि जिस भाव के साथ जो उद्देश्य था ऋषिकेश में एम्स बना था, अभी उस उद्देश्य की पूर्ति में हमको समय लग रहा है। पिछले दिनों मेरी वार्ता भी हुई है एम्स के जो डायरेक्टर हैं, मैंने उनसे कहा कि हम कोई ऐसी एक वहाँ पर एक विंडो ऐसी बनाएं जो उत्तराखंड के लोग जो वहाँ के जिन पे यहाँ का उत्तराखंड का आधार कार्ड है, उनको किस प्रकार से ठीक प्रकार से उनकी चिकित्सा में एक लाभ उनको मिल सके, उस भाव के साथ कुछ व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो उसका लाभ मिलेगा। लेकिन इसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है वो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। तो आप नहीं कहते हैं कि साहब डिपार्टमेंटल मिनिस्टर से कि साहब ये देखिए इतना बढ़ गया है, ये हर दिन कहीं ना कहीं से खबरें आ रही हैं, पहाड़ की महिलाएं मारी जा रही हैं, आप कुछ करिए साहब, इतना बड़ा तंत्र आपके पास है, कोई रास्ता निकालिए। देखिए, ये भी वास्तव में उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों जिस प्रकार से वन्य जीव बढ़े हैं, उसके अंदर संघर्ष की स्थिति खड़ी हो रही है। उसका दूसरा पक्ष भी पलायन हुआ है। पलायन हुआ है तो जंगली जानवर जो हैं गांव की ओर बढ़े हैं, और जब लोग कोई रहेंगे ही नहीं गांव में तो ये परिस्थिति निर्माण होती है। जो गांव में चुनिंदा लोग रहते हैं उन पर इस पर की जानवर इस प्रकार के आक्रमण करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा डबल इंजन की सरकार में पलायन की रफ्तार क्यों बढ़ रही है? मैं दोनों बातें बताता हूँ। पलायन के साथ साथ पलायन को रोकने के प्रयास भी आवश्यक होते हैं। पलायन कोई अचानक आज तो बढ़े नहीं है, ये पद्धति बनी हुई है उत्तराखंड के अंदर। अब तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से हमने गाँव गाँव सड़कें पहुँच गई हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक हो गई, गैस पानी ठीक हो गया, तो धीरे धीरे लोगों का अपने। बट आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ने केदारनाथ की धरती से कहा था मैं विश्वास दिलाता हूं पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आएगी। ये दिशा की ओर ये बढ़ रहे तीसरा हैं। दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा। इस दिशा की ओर चीजें आगे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन तो भी जंगली जानवर बड़ी संख्या में हो गया है, उसको मारने की कोई स्थिति बनती नहीं है। सरकारें प्रयास कर रही हैं, कैसे उनको रोका जाए इसकी दिशा में प्रयास भी होते हैं, लेकिन ठीक है, और कठोरता के साथ इसको कैसे संभाला जाए इसके लिए बट प्रयास संगठन करने के लेवल पे लोग आपसे नाराजगी नहीं जताते सर कि हम क्यों फेल हो रहे हैं इसमें, हम क्यों नहीं एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते? आपको सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा ना। ये संगठन का विषय नहीं है। सरकार अपने, हम भी सरकार को सुझाव देते हैं, ये फीडबैक तो आप ही देते होंगे ना। हम भी सुझाव देते हैं, फीडबैक देते हैं, सरकार दिशा में प्रयास भी करती है। पिछले दिनों ये घटनाएं बढ़ी हैं कुछ कालखंड में। अभी भालू का सर्दियों में, इस बार सर्दी का प्रकोप ही नहीं रहा, तो भालू जो सर्दियों में निंद्रा में होता था, उस बार वो निंद्रा में रहा, उसने बड़ा आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए। ये सब चीज़ें हैं, और ये क्योंकि आज के सोशल मीडिया के बाकी सब युग में इसकी गति और बढ़ती भी है, बढ़ी भी है। पहले हो सकता है इससे ज़्यादा होते होंगे, वो आप दिखाई नहीं देते थे। बट सर आप भी तो आप तो पहाड़ों में रहे, ऐसा आपने देखा, ऐसा माहौल आज तक हमने तो नहीं सुना ना देखा। देखिए, ऐसा बहुत कम होता था, ये सही बात है। अब कुछ दिनों से चीज़ें बढ़ी हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको रोका जाए, इसके लिए जो वन विभाग है उसको प्रयास करने चाहिए। बंदरों को तो रोकने के लिए इमरजेंसी बंदरों का वो क्या बधियाकरण तो करवा रहे हैं। बधियाकरण वाला काम चल रहा है। ऐसी और जानवरों के लिए क्या उसके लिए लागू किया जा सकता है, उसको करने का सरकार प्रयास करेगी, और ये होना चाहिए। एक बात अब आती है परमानेंट कैपिटल की। क्या आपको लगता है कि इस बार विधानसभा गैरसैंण एक निर्णायक मुद्दा होगा 2027 के चुनाव का? देखिए, हर चुनाव में गैरसैंण मुद्दा रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि इस बार नहीं होगा। हर बार वो मुद्दा रहा है, लेकिन अभी हम ये भी जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर गैरसैंण के अंदर जो स्ट्रक्चर खड़ा होना है उसमें समय लगने वाला है। जैसे जैसे धीरे धीरे स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, अब हमारे पहले बड़े बड़े शहरों में पलायन हो रहा था, अब छोटे शहरों के अंदर तहसीलें बन रही हैं, अपने म्युनिसिपल कोर्ट बन रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट बन रहा है, लोगों को वहाँ जाना होता है। तो धीरे धीरे करके जो राजधानी का क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र के अंदर भी सचिवालय भी का भी निर्माण है, जो अधिकारी हैं उनके लिए, बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था भी होती है, पेयजल व्यवस्थाएं भी होती हैं। वो सब व्यवस्थाएं जुटाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि तत्काल इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाए और स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन देर से देर स्ट्रक्चर खड़ा होगा और उत्तराखंड की राजधानी का जो प्रश्न है ये भी समाप्त होगा। ये भी बड़ी बात है कि आज गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में। बट कांग्रेस तो कह रही है वो आएगी तो उसका पहला काम ये रहेगा कि वो परमानेंट राजधानी गैरसैंण पहली बार तो आई नहीं, हर बार आई है, हर बार ऐसे बोल के आती है। तो इस बार तो अब आने की गुंजाइश आप है पे नहीं। दबाव नहीं है इस बात? इस बार आने की गुंजाइश तो है नहीं कांग्रेस की। तो हरक सिंह रावत मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे 40 तो टिप्स में गिना सकता हूं मैं। हरक सिंह रावत जी क्या क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया मुझे देनी अच्छा, नहीं। आप और उनके बीच में तो बहुत फेस ऑफ हुआ है। उनको क्या बोलना है, क्या करना है वो जाने, उनका विषय है। लेकिन सत्य ही है, इस बार कांग्रेस
दहाई का अंक भी पूर्ण नहीं करेगी। आप कह रहे हैं उनके 10 भी नहीं आएंगे इस बार, बिल्कुल, मैं कहा दहाई का अंक पूरा नहीं करेंगे। बट वो तो कह रहे थे कि उन्होंने भाग्य रेखाएं तक पहले देख से ली। कुछ भी बोलते नहीं, हैं। हरक सिंह रावत कह रहे थे भाग्य रेखाएं भी देख ली। हरक सिंह रावत जी का अपनी भाग्य रेखा के बारे में पहले विचार करना पड़ेगा। उनकी भाग्य रेखा उनको कहाँ तक पहुंचाती है। बट आपकी पार्टी में तो कभी आपने उनको नहीं दिखाया अपना हाथ। उनके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। नहीं, वो ठीक है, सुखमय जीवन की, आपने कभी अपना हाथ नहीं दिखाया उनको। वो अपना हाथ देख देख के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आगे पहले अपना हाथ पूरा देखते हैं, दूसरा हाथ देखने का हम बाद में करें। अभी तो आपने कहा कि भारत माता की जय के नारे लगवाए आपने उनसे, लेकिन लगाए अभी वो भूल उन्होंने गए। उन्होंने हमसे भी लगवाए। हमने क्या, उन्होंने हमसे भी लगवाए। हाँ। वो और मैं कांच के जेल में एक ही कमरे में बंद रहे। हाँ, वो कहते बड़ी क्लोज है आप लोगों राम की। जन्मभूमि के मूवमेंट में हरक सिंह जी मेरी एक ही कमरा था जेल का, अच्छा, खास खेत के अंदर। हाँ। इसलिए वो उन्होंने भारत माता की जय भी बोला है, जय श्री राम का नारा भी लगाया है, और वंदे मातरम भी बोला है। हाँ, लेकिन अभी तो वो आपके खिलाफ बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल देखिए क्या है, अंगद का पैर जमा ऐसा है। होता है कि हरक सिंह जी सारी पार्टियों में उनका आना जाना लगा रहता है। वो समय के साथ मौसम जैसे जैसे बदलता है, वो अपनी दलों के अंदर अपना आना जाना बनाए रखते हैं। कब तक कांग्रेस में वो जाने, फिर कहाँ जाएंगे वो जाने। 2027 में एक ये स्थिति नहीं हो सकती कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि साहब एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, वहाँ बुनियादी सुविधाएं देनी होगी, तभी जाके हम एक परमानेंट कैपिटल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि विधानसभा एक ऐतिहासिक कानून पारित करे कि हम अगले 10 साल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और उसके बाद हम अपनी राजधानी गैरसैंण को। अच्छा सुझाव है। और वैसे तो हर बार वहाँ के लिए जो स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए विधानसभा धन की व्यवस्था करती है, पैसा का प्रावधान होता है, और हर बार कुछ कुछ नई चीज़ वहाँ बनती रहती है। अरे सर, आपके लिए कितनी बड़ी बात है, आप तो प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करेंगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। डबल इंजन में आप ये नहीं कह सकते पैसों की कमी है। एक राजधानी को डेवलप करने के लिए, इस छोटे राज्य के लिए जितनी आर्थिक की आवश्यकता होती है, वो राज्य के मत से भी तय होता है। इसलिए भारत सरकार उसके लिए पूरा पैसा दे देगी, ये संभव भी नहीं होता है। लेकिन अच्छा सुझाव है, धीरे धीरे करके किसी टाइम पे कौन सी क्या चीज़ का निर्माण हो, अगली बार क्या निर्माण हो, इस दिशा में प्रयास होना है। अभी पानी की वहाँ किल्लत थी, पानी की व्यवस्था, उसका समाधान निकला है, रोडें भी चौड़ी हुई हैं, और धीरे धीरे भराड़ी शहर से लेकर गैरसैंण तक का क्षेत्र कवर करना पड़ेगा, जिससे वो राजधानी के रूप में दिखाई भी दे। एक चीज जो हमारे दर्शक ने भी लिखी है, और वो क्या चाहते, आपकी और अजेंद्र अजय की सोशल मीडिया में बहुत ठन गई, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, उन्होंने लिखा, उत्तराखंड में वर्तमान में जिस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है, उससे राजनीति के प्रति मोहभंग सा होता जा रहा है। व्यथित होने की परिस्थितियां तब उत्पन्न हो रही हैं जब हम विपरीत कार्यों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं और उनके प्रति हमारा मौन समर्थन प्रकट हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं दिखाई पड़ता। नहीं, किसने बोला ये अजेंद्र अजय ने लिखा। अजय जी कुछ बोलते रहे, उनका विषय है ना, मेरा विषय नहीं है। नहीं, आपने लिखा, मैंने कुछ नहीं आपने लिखा। बोला सोशल मीडिया पे व्यक्ति कुछ भी लिखता है, सबको अनुशासन के दायरे में रहना चाहिए, और अगर किसी के द्वारा अनुशासनहीनता होती है तो पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पे अपना दुखड़ा रोने कि मैं परेशान हूं, दुखी हूं, ये व्यक्तिगत है, लेकिन वह पार्टी की विचारधारा पे कटाक्ष करने वाला भाजपा कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। ये आपने कहा या नहीं कहा? मैंने बिल्कुल जितना इसमें लिखा इतना मैंने कुछ नहीं कहा, इतना मैं जरूर कहता हूँ। ये तो आप ही का बयान है। गलत है, मेरा बयान नहीं है। किस माध्यम से किसने लिखा होगा मैं नहीं कह सकता। मैंने स्पष्ट कहा है, हर व्यक्ति को अपनी बात ठीक प्लेटफॉर्म पर कहना चाहिए, ये मैंने निश्चित रूप से कहा होगा। सोशल मीडिया आज के युग में अपनी हृदय की बात को व्यक्त करने का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन दल से उसको जोड़ने का माध्यम हो नहीं सकता है। इसलिए मेरा अजेंद्र से मेरे अच्छे मित्र है, अजेंद्र से हमारा कोई इस प्रकार का विषय का द्वंद्व कभी रहा ही नहीं। अभी अजेंद्र मुझसे मिल के गए। अच्छा, आपकी मुलाकात हो गई? हाँ, हमारे तो बातचीत होते रहे। तो अभी सब ठीक हो गया? नहीं, गड़बड़ कभी थी नहीं। तो आपने कहा नहीं ये सब क्यों लिखा आपने करके? नहीं, व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी लेकर क्या कर सकते हैं। पार्टी विद द डिफरेंस है, एक डिसिप्लिन पार्टी है। नहीं, उन्होंने अपने लिए कहा ना, राजनीतिक संन्यास लेना चाहता हूँ थोड़ा, वो कर, ये तो पढ़ रहे हैं आप, मुझे मेरा आगे पढ़ा है, तो उनका अपना विचार हो सकता है। तो आपने सलाह दी कि नहीं लीजिए या ले लीजिए कहा? नहीं, वो बुद्धिजीवी हो, किसी सलाह की जरूरत उनको पड़ती नहीं है, उनको जो निर्णय वो लेंगे। बट कारण क्या था, आपने पूछा, कारण का निवारण भी तो किया होगा। कई बार व्यक्ति दुखी मन से कई प्रकार के भाव प्रकट करता है, उनका अपना पक्ष होगा, मुझे उसमें कुछ प्रतिक्रिया देनी नहीं है। लेकिन ये है कि 2027 के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं? 2027 में 2/3 बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। और मैं जिस बात को बोलता हूँ, मैंने जब हरिद्वार पंचायत चुनाव थे तो मैंने कहा हरिद्वार का पंचायत का चुनाव बीजेपी सब सीटें
निर्विरोध जीतेगी। हम्म, और रिजल्ट चुनाव से पहले बोल दिया था, सारे ब्लॉक प्रमुख जिला निर्विरोध जीते। मैंने जो बाई इलेक्शन हुए उसमें इस बात का मेरा पक्ष था कि हम बाई इलेक्शन जीतेंगे। हम अभी तक के सारे चुनाव में, चाहे सहकारिता के हों, दुग्ध संघ के हों, हमने सारे चुनाव बहुत प्लानिंग के साथ लड़े हैं और हम हर जगह जीत हमको प्राप्त हुई है। और मैं फिर कह रहा हूँ 2027 में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। अभी पिछले दिनों आपने देखा कई बीजेपी बैकग्राउंड के लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस कह रही है अभी कई सिटिंग विधायक तक हमारे संपर्क में हैं। आपको क्लियर कर दूं, बीजेपी का कार्यकर्ता कोई कांग्रेस में नहीं गया। जिनको बीजेपी ने निकाला वो कहीं भी जा सकते हैं भाई, वो कांग्रेस में जाएं, आम आदमी जाएं, सपा में जाएं, उस पर हमारा रोक नहीं है। तो जिनको ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के हमारे साथ, बीजेपी से निकाला हुआ जो लोग थे उनको कोई भी ले सकता है। वो तो कह रहे हैं अभी शुरुआत है, अभी तो हमारे साथ बहुत लाइन लगी हम हुई है। जितनों को निकाले वो रख सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं अभी सिटिंग हम विधायक। क्या कर रहे हैं, जिन को हम निकालेंगे आप उनकी वो उनके लिए कांग्रेस दरवाजा खोल दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो सिटिंग विधायक भी हमारे संपर्क में कह रहे हो। भैया फिर मैं कह रहा हूँ, बोलने में अभी अपने सिटिंग विधायक बचा लें कांग्रेस, ये मेरा उनसे कहना है कि आप हमारे विधायकों की तरफ कम ध्यान दें, अपने विधायक तुम्हारे बचे रहें, इस पर ध्यान केंद्रित करो, नहीं तो कुछ दिन बाद बड़ा धमाका होने वाला है। आपके संपर्क में उनके विधायक हैं, सिटिंग विधायक? नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं जिसको फोन करता हूँ वो तैयार हो जाता है। जरा बताइए ना, आपने किस किस को फोन किया? अभी मैं जिनसे बात करूंगा समय के साथ तुमको बताऊंगा कितने लोग आने वाले हैं। 2-3 नाम हमारे पॉडकास्ट में भी कह दीजिए, हमारे लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। कुछ दिन बाद आप ही नाम बताना शुरू कर दे कौन कौन जा रहा है। एक तो बता सकते हैं। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जो मीडिया जगत, जो पत्रकार जगत के जो खोजी पत्रकार होते हैं, उनको पता है कि कांग्रेस से कौन कौन एमएलए बीजेपी में जाने वाले हैं। आपको लग नहीं रहा है कि ये माइंड गेम चल रहा है? वो भी माइंड गेम खेल रहे हैं, आप भी माइंड गेम खेल रहे हैं। हम तो करके दिखा रहे हैं। आज हमने कांग्रेस के 2022 के कैंडिडेटों को बीजेपी की ज्वाइन करा दिया, तो हमने क्या माइंड गेम खेला? हम तो करके दिखाते हैं। ओके, आपकी पार्टी के आई थिंक वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एमएलए, मैं कहूँगा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंत्री बंशीधर भगत जी कहते हैं कि मोदी के नाम पर हर बार वोट नहीं मिलेंगे, हर घर नल की स्कीम की हालत खराब है। देखिए, ऐसा होता है विधानसभा के अंदर हर विधायक को अपने क्षेत्र के विषय को रखने का अधिकार है। बट वो विधानसभा के लिए कहाँ कह रहे थे? वो तो पब्लिक मीटिंग में कह रहे थे। ये सुनिए ना मेरी बात, विधायक को अधिकार है अपनी बात को रखने का। और जब कहीं पर ये लेकिन विधानसभा में नहीं बोला जिला योजना की बैठक में, एग्जैक्टली, बिल्कुल जिला योजना की बैठक में उन्होंने ये बात कही है। उन्हें अपने क्षेत्र के अंदर पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर ये शब्द बोला है तो उसके दूसरे अर्थ नहीं निकालने चाहिए। बट उन्होंने तो क्लियर कट बोला इसमें कि मोदी के नाम पर हर बार वोट नहीं मिलेंगे। क्या कल ये भाई, कम से कम कुछ करके भी तो वोट चाहिए ना। मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके नाम पर वोट मिलते हैं, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके क्षेत्र के अंदर ये काम नहीं होंगे तो हमको वोट मिलने कम होंगे। आप बंशीधर भगत जी के इस बयान से पूरी तरह संतुष्ट हैं और उनका समर्थन करते हैं? हर विधायक के उस बयान से संतुष्ट होता हूँ जो अपने क्षेत्र की समस्या के लिए संघर्ष करता है, जिला योजना में बात उठाता है, सदन के बात उठाता है, उसको अपने अपने तरीके से बात रखने का सिलसिला होता है। आपने क्षमा भी मंगवा ली उसके बाद? क्षमा उनसे किसी ने मंगवाई नहीं, उन्होंने बोला उसके बाद आगे उन्होंने माफी मांगी कि मेरा मंतव्य ये नहीं था। कहा तो मंतव्य क्लियर किया होगा, क्षमा मांगना विषय नहीं है। आपने इसके लिए उनको नहीं बोला? जब सोशल मीडिया ने उनकी बात को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया होगा तो उस पर उनको अपना तोड़ मरोड़ के क्या होता है? ये एग्जैक्ट लाइन उन्होंने बोली है, वही लाइन सामने आई अगर है। एग्जैक्ट लाइन आए तो क्षमा मांगने की व्यवस्था कहाँ से बनती है? तो आप ही ने मंगवाई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस चीज को सोशल मीडिया में कई बार चीजों को घुमा फिरा के दर्शाया जाता है, उसको बोला पूरी बात का आशय क्या था और कितनी बात दिखा दी गई, इस पर व्यक्ति को अपना स्पष्टीकरण देना होता है, वो स्पष्टीकरण उन्होंने दिया होगा। अच्छा, आप राज्यसभा कैसे, मतलब बढ़िया चल रहा है राज्यसभा में से? मतलब आपको कैसा अनुभव आ रहा है राज्यसभा से? नहीं, अच्छा अनुभव आ रहा है। मैं तो अभी तक कितने मैटर आपने उठाए? ईश्वर की कृपा से हर सत्र में मुझे बोलने का अवसर मिल जाता है, ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि जहाँ 6-6 महीने 7 साल भर में अवसर मिलते थे, वहाँ मेरा और अभी तो एक बड़ा अवसर ये हुआ कि आपकी सीट भी आगे हो गई। मेरा विधानसभा का अनुभव था, इसलिए मैं जो प्रतिनिधि प्रश्नों को रखता हूँ वो विषय सब ऐसे विषय होते हैं कि उसको सरकार संज्ञान लेती है और उन विषयों पर मेरे को बोलने का अवसर मिलता है। अनेकों विधेयकों में मैंने बोला है, अनेकों बिल पर मैंने बोला है। मैं थोड़ा अध्ययन भी करता हूँ, अध्ययन का तो बोलता भी हूँ। और अभी
ठीक है कि वो मैं 101 पे से आज 74 नंबर पे आ गया हूँ, लेकिन 101 बट आपने मिठाई तो खिलाई नहीं। 101 पे भी 2 इक्के थे, 77 11 लेकिन आपने मिठाई तो खिलाई नहीं। नंबर 1 पे ही हो। मिठाई का अवसर भी आएगा, सबको मिठाई भी खिलाई जाएगी। मैं समझना चाहता हूँ, मतलब मेरे लिए क्यूरियोसिटी है, उस जगह से ज्यादा अच्छा दिखता है सामने? नहीं, बात दिखने की नहीं होती। ऐसा होता है कि जब कोई नया व्यक्ति सदन में जाता है, मैं तो नया नया गया था तो 101 मिला, मैंने कहा शुभ अंक मिल गया भाई। अब की बार 2 साल के बाद मुझे सीधा 74 मिल गया, मैंने दोनों को जोड़ा 7 और 4 11, मैंने भी 2 इक्के और नंबर 1 ही है, तो मैं नंबर 1 के आधार पर अपने को, अभी तो सब शुभ ही शुभ हो रहा है। ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। अच्छा, लेकिन फिर आपके सांसद निधि को मैं स्टडी कर रहा था, क्योंकि जब आप आ रहे थे तो नेचुरली मुझे थोड़ा रिसर्च करनी थी। आपको 9.80 करोड़, 9 करोड़ 80 लाख की सांसद निधि आवंटित हुई है, आप करेक्ट करिएगा अगर गलत है, जिसमें से 3 करोड़ 15 लाख के काम स्वीकृत हुए हैं, 1.1 करोड़ 24 लाख के काम पूरे हुए हैं या चल रहे हैं। तो आपको तो बहुत मिली है। पहली बात तो बता दूं, 9 करोड़ अब जो पैसा है, बाद वाला 5 करोड़ बाद में आया है। पहले का 5 करोड़ मेरा पूरा लगभग समाप्त हो चुका है। 4 करोड़ समथिंग मेरा बचा होगा, जिसको मैंने अब देना है, क्योंकि अब सत्र शुरू हुआ है। तो आप प्राथमिकता क्या रखते हैं? 2-3 बातें। एक तो क्योंकि मेरे पास पूरा प्रदेश होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं शिक्षा क्षेत्र को मैंने प्राथमिकता दी है। शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों की भवन है, विद्यालय में कुछ और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था है, कंप्यूटर लैब है, उसके साइंस के जो उपकरण है उनको मैं ध्यान देता हूँ। तो मेरा दूसरा क्या है कि ठीक है, कहीं गांव का रास्ता है और रास्ता चलने लायक नहीं है, उसको व्यवस्थित करना, उसकी हम चिंता करते हैं। कहीं स्लाइड जोन है, उसको व्यवस्थित करना तो करते हैं। जो भी प्रस्ताव आते हैं, पर जरूर अध्ययन करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए सांसद निधि जारी है उसका सामाजिक उपयोग क्या है, उस पर जैसे भी ध्यान दिया जाता है। और क्योंकि मैं विधायक से निकला हुआ हूँ, इसलिए मैं उन छोटी समस्या को जानता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता 40 करोड़ वो 5 करोड़ का बड़ा एक योजना से काम चल जाएगा, नहीं चलता है। हमारे पहाड़ की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी समस्याओं को छोटी छोटी धन की आवश्यकता होती है, उसको मैं जारी करता हूँ। एक और सवाल आया हमारे दर्शक का कि महेंद्र भट्ट जी क्या बद्रीनाथ से चुनाव लड़ेंगे 2027 में? क्यों लड़ूंगा, मैं तो लड़ाने वाला हूँ इस बार। मुझे तो सरकार बनानी है, मेरे पे पार्टी ने जिम्मेवारी दे रखी है, और 2/3 बहुमत पार्टी का बने, इसलिए अध्यक्ष के नाते पूरा तंत्र मेरे पास है। और मैं 2027 के चुनाव को जीतने के लिए पूरी पार्टी के साथ सबको साथ लेकर मैं चलूंगा, और भारतीय जनता पार्टी की विजय उस दिशा में का काम मेरे पास है, इसलिए चुनाव लड़ने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। तो चुनाव नहीं लड़ेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया थोड़ा ना जो प्रदेश अध्यक्ष है वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, ऐसा अभी क्राइटेरिया तक भी नहीं है ऐसा जो कुछ- राज्यसभा में वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। आपका मन देखिए, क्या किस है? व्यक्ति को चुनाव लड़ना पार्टी तय करती है। आज अपने मन से चलने वाला कार्यकर्ता महेंद्र भट्ट नहीं है। पार्टी नेतृत्व के हिसाब से जिस जो जिम्मेवारी दी जाती है उसको पूर्ण करने का उत्तरदायित्व तो मेरा है। पर बद्रीनाथ का दबाव तो आपके ऊपर होगा ना, नहीं, बिकॉज़ कोई जो दबाव चुनाव नहीं। में आपकी डिफीट हुई उससे आपको बहुत नुकसान कोई हुआ। दबाव नहीं होता है। पार्टी के साथ जो भी निर्णय पार्टी करेगी उस निर्णय के साथ हम सब लोग खड़े होंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि बद्रीनाथ सीट को हम इस बार जीतें। सर, एक रहस्य आज तक बना हुआ है और मैं चाहता हूं मेरे पॉडकास्ट में इसका रहस्य उद्घाटन हुआ। जो कांग्रेस के कैंडिडेट आपके बद्रीनाथ से बीजेपी राजेंद्र भंडारी जी, उनको आप लेकर आए, वो क्या था? वो अचानक एक रात में कैसे कहानी पलट गई? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस एक विधायक पार्टी छोड़कर आता है तो बीजेपी के लिए उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो था, और इसकी जानकारी आपको थी? बिना जानकारी कैसे होता है? जानकारी भी रहती है, सब चर्चा होती है, सब चर्चा का ज्वाइनिंग व्यक्ति मन बनाता है। जब व्यक्ति आता है उसको पार्टी के अंदर शामिल किया जाता है, पार्टी शामिल हुआ तो उसका लाभ है। ठीक है कि हम, आपने इसकी हरी झंडी दी थी कि हाँ बिल्कुल उनको ज्वाइन कराना चाहिए? देखिए, बहुत से निर्णय जरूरी नहीं होते हैं कि वो मुझसे पूछ के निर्णय हो। ओवर में चुनाव लड़े थे, मैं हार गया था, वो जीते थे, उससे पहले वो हारे थे, मैं जीता था। इसलिए हर विषय पर पूर्ण सहमति हो ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन क्या कि पार्टी निर्णय जब होता है, निर्णय के साथ वो खड़े होते हैं। तो अभी तो उनकी स्थिति बड़ी अजीब, मतलब अजीबोगरीब हो गई। नहीं, अभी मैं ऐसा कुछ, अब वो कंफ्यूज हैं कि भारत माता के जय के नारे लगाएं या वापस कांग्रेस में कोई जाएं। कंफ्यूज नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे बद्रीनाथ से? पार्टी निर्णय करेगी, टिकट देगी तो जरूर लड़ेंगे। आप भी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी तो, आपका भी तो एक स्टैंड होता है। हमारा काम उनका नाम पैनल में भेजना है, बाकी नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड से नाम जाएगा, सेंट्रल पार्लियामेंट निर्णय करेगा। एक आंकड़ा मैं चाहता हूं, 2027 में कितना टारगेट आप सोच रहे हैं? मतलब आपके एनालिसिस तो होते ही है नेचुरली। 52 सीटें। अब की बार 52, 52
कि 52 जीतेंगे आप, टारगेट कर लिया आपने, और बाकी आपने कांग्रेस के हवाले छोड़ दी? नहीं, कई दल है, खाली कांग्रेस ही नहीं है। आपको लग रहा है यूकेडी परफॉर्म करेगी इस बार? 52 सीटों में हम जीत के आएंगे। आपको लग रहा है यूकेडी परफॉर्म करेगी इस बार? कह नहीं सकता अभी उस यूकेटी। नहीं, आप इस तरह के, आपका असेसमेंट, नहीं, आपसे मुझे बढ़िया नहीं लगता असेसमेंट कोई ऐसी सीट हो जहाँ यूकेटी कहे कि हम जीतने की स्थिति में है। आज के दिन में नहीं आज है। की तारीख में कोई ऐसी सीट लग नहीं रही मुझे। यूके, आप कह रहे हैं ये बाइपोलर ही होगा, मतलब कांग्रेस बीजेपी के बीच में बसपा होगा। कांग्रेस बीजेपी बसपा, बसपा कांग्रेस बीजेपी, बस ये तीन। एक आध इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं एक आध जगह। एक आध इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब यूकेडी कहीं नहीं है आप कह रहे मुझे लगता नहीं यूकेटी का कोई बढ़ता हुआ। अब काशिदा है, काशिदा की सीट ही क्लियर नहीं हो पा रही, काशिदा लड़ेंगे कहाँ से? हैं। हाँ, तो अब कांग्रेस अगर यूकेटी के अंदर नेताओं की चर्चा करो तो काशी सिंह के अलावा कौन नेता है? नहीं अभी एक यंग लड़का तो बहुत अच्छा कर रहा है। अरे कुछ नहीं यार, वो सोशल मीडिया में चीजें चली हो जाए, बड़ा हो जाए, कोई वैसे बनता नहीं है। लेकिन अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं उनको। पर मेहनत तो कर ही रहा है ना। मेहनत तो हर व्यक्ति करेगा, चुनाव लड़ेगा तो कौन नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र जी, धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी बहुत इस तरह की हमारी वार्तालाप होगी। महेंद्र भट्ट जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा है कि 2027 में वो 52 सीटों के साथ जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, जो काम हुआ है और जिस तरह से लोग भाजपा की तरफ आ रहे हैं, उससे तय है कि 2027 में भी वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।